नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक कर देंगे बुलेटिन कई खबरों का, और खबरों के पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्किल भरा साबरमती से प्रयागराज तक का अतीक अहमद का सफर रहा है और प्रयागराज में आखिरकार अतीक अहमद पहुंच चुका। कोर्ट में अतीक की आज पेशी है। पेशी से पहले अतीक की तबीयत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर की परेशानी अतीक अहमद को देखने को मिली है। सामान्य से ज्यादा ब्लड प्रेशर देखने मिला है। अतीक अहमद रात भर सही तरीके से सो नहीं पाया। अतीक अहमद की तबीयत इस दौरान खराब हुई है, तो वहीं आज अतीक अहमद की पेशी है और पेशी से पहले उमेशपाल के घर के बाहर कड़ा पहरा पुलिस ने जमा रखा है। उमेशपाल की पत्नी ने जान का खतरा भी बताया है। उमेशपाल की पत्नी का कहना है कि डरे होने का नाटक अतीक अहमद कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अधिवक्ता उमेशपाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों में अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। उमेश के हत्या की साजिश को बेनकाब करने के लिए उन दोनों से पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग पुलिस कर सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कस्टडी मिलती है या नहीं मिलती है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी बी वारंट को जेल में तामील कराया था। वकीलों ने एक व्यक्ति को पीट दिया, जिससे अदालत में खलबली मच गई। पुलिस ने बचाकर पिट रहे व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिवक्ता जमकर नारे इस दौरान लगा रहे हैं। कोर्ट के बाहर अतीक अहमद को देखकर वकीलों ने विरोध में नारे लगाए और अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रयागराज पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट ले जाया गया। न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया। 3 आईपीएस के साथ 10 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर और 300 सिपाहियों ने सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर आज संभाल रखी है। कोर्ट के बाहर अतीक अहमद को देखकर वकीलों ने विरोध में नारे लगाए और अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। बता दें, वकीलों ने एक व्यक्ति को भी इस दौरान पीट दिया, जिससे अदालत में खलबली मच गई। पुलिस ने बचाकर पिट रहे व्यक्ति को बाहर निकाला। अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। अधिवक्ता उमेशपाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल से सीजेएम की अदालत में पेश किया गया है। इस दौरान पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। अतीक अहमद की रिमांड पुलिस मांग सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या निकलकर इस दौरान सामने आता है। क्या पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है। प्रयागराज की सीजेएम अदालत में आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पेशी है। उमेशपाल हत्याकांड में दोनों भाई आरोपी हैं। कोर्ट में पेश कर पुलिस अतीक और अशरफ की रिमांड की मांग करेगी। जिस समय उमेशपाल की हत्या हुई उस वक्त अतीक और अशरफ दोनों ही जेल में बताए जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर पुलिस की टीम कोर्ट पहुंची है। दोनों को एक ही वैन में लेकर आया गया। अतीक के कोर्ट पहुंचते ही वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया और उसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस ने अतीक और अशरफ को कोर्ट रूम में पहुंचाया। सुनवाई शुरू हुई। अतीक और अशरफ को एक कटघरे में खड़ा किया गया। कोर्ट के सामने उमेशपाल हत्याकांड में अब तक हुई जांच और जयापाल का बयान रखा गया है और इस मामले में कोर्ट में बहस चल रही है। सीजेएम कोर्ट में पेशी से पहले अतीक अहमद के वकील निसार अहमद ने कहा कि वो पुलिस रिमांड का विरोध करेंगे। पुलिस को रिमांड क्यों चाहिए जब वो जेल में है, और वो भी हाई प्रोफाइल जेल में। ऐसे में उनसे पूछताछ की क्या जरूरत है। हम इसका विरोध करेंगे, ये साजिश है और मीडिया कैसे दोषी ठहरा सकती है। अतीक अहमद के 2 नौकर कैश बरा अहमद और राकेश लाला के बयान के आधार पर पुलिस रिमांड मांग सकती है। अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से मिली एक कोल्ड पिस्टल भी अतीक अहमद के पीसीआर की आधार बनेगी। उमेशपाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद ने कोल्ड पिस्टल से ही फायरिंग की। तो बता दें, इससे पहले अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी है। 2 डॉक्टरों ने अतीक अहमद का चेकअप किया। अतीक अहमद का बीपी काफी बढ़ा हुआ है। अतीक अहमद को बीपी की दवाई दी गई। डॉक्टर को बताया कि बहुत गर्मी लगने की वजह से बैरक में अतीक केवल 2 घंटे ही सो पाया। काफी परेशानियां अतीक अहमद को यहां पर देखने को मिली है और देर शाम खौफ के साये में ही यूपी का बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद साबरमती से करीब 1250 किलोमीटर लंबा सफर तय करके प्रयागराज की नैनी जेल में सुरक्षित पहुंचा।
कन्नौज में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दलों में टिकट के दावेदार अपना आवेदन जीत के दावे के साथ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है। हर दावेदार खुद को जिताऊ बताकर कमल चुनाव चिन्ह चाहता है, तो वहीं कन्नौज से सांसद और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में महामंत्री सुब्रत पाठक के निजी ऑफिस में निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। पार्टी ने सांसद सुब्रत पाठक को चयन समिति में शामिल किया है। बीजेपी के अंदर खाने चर्चा है कि जिस दावेदार का नाम सांसद हाईकमान को भेज देंगे उसे पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके बाद सांसद ऑफिस में भीड़ उमड़ पड़ी है। निकाय चुनाव को लेकर सांसद का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। निकाय चुनाव पूरी तरीके से लड़ेंगे, पूरी दमदारी से हम लड़ेंगे। नगर पंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई दिनों से तैयारी कर रही है। बाढ़ तक हमारे लोग नियुक्त हो चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। प्रक्रिया चल रही है, अभी तो नॉमिनेशन में टाइम है। अभी हम लोग अपने सभी लोगों से चर्चा करते हुए प्रत्याशी फाइनल करेंगे जो सर्वप्रिय हो, सर्वजन में जिसका आधार हो। आवेदन तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार की बकौती नहीं है। यहाँ के ऊपर सभी को अधिकार है आवेदन। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर शिवम जौहरी की खंभे में बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई। चोरी के शक में कारोबारियों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। ये घटना मंगलवार की है। बुधवार को इस घटना का एक वीडियो सामने आया। वहीं थाना सदर बाजार पुलिस ने शिवम के पिता की तहरीर पर व्यापारी नेता और कन्हैया हौजरी कपड़ा कारखाने के मालिक नीरज गुप्ता और सूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बंकिम सूरी समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पिता का आरोप है कि इन लोगों ने ही शिवम समेत कंपनी के 5 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया। उनसे जबरन कागज पर चोरी की बात कबूल करने को कहा। मना करने पर उनकी पिटाई की। मंगलवार को शिवम की मौत और बुधवार का पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद अब बाकी 4 कर्मचारी भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि नीरज गुप्ता और बंकिम सूरी की मौजूदगी में उनकी पिटाई की गई। स्विमिंग पूल में फेंक कर करंट लगाया गया, सरिया से भी पीटा गया। तो सोशल मीडिया पर क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर को सरिया से पीट कर मार डाला गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हुआ। कपड़ा चोरी के शक में ये पिटाई की गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में 10 अप्रैल को दिन दहाड़े 45 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं लूट को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे मीडिया के सामने पेश किए गए। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक लूट को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित महिला का रिश्तेदार निकी त्यागी और उसके 2 साथी थे, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार व गाड़ी भी बरामद कर ली गई। दरअसल अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा रहरा में रहने वाले चित्रा त्यागी के घर पर बीते 10 अप्रैल को 3 हथियारबंद बदमाशों ने 45 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अमरोहा में लूट की घटना कुछ चोरों ने अंजाम दिया और पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। ये 10 तारीख को एक थाना रहरा क्षेत्र में एक महिला को, जिनका नाम है चित्रा देवी, उनको बंधक बनाकर उनके घर से लूट की गई थी। जिसके बाद में उस महिला से तहरीर प्राप्त करने के उपरांत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 392 धारा में। उसके बाद में उनके जो उनकी बहू है, उनकी जो बहन है, उनके हस्बैंड अनुज है, पता चला उनसे भी जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो पूरी रकम थी, जो पहले 25,000 दर्शाई गई थी, उसकी पूरी कीमत जो लूटी गई थी वो 45 लाख थी। फिर उसके बाद में हमारी तमाम जो टीमें थी वो लगी हुई थी, पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है निक्की, ये इनके रिश्तेदार ही हैं। ये निक्की ने पूरी प्लानिंग करी थी। ये दिल्ली में रहते हैं, ये भी परिवार का ही पार्ट है इनके। निक्की ने 3 लोगों को यहाँ पे पहले भी भेजा था और उसके बाद में जिस दिन घटना हुई है उस दिन यहाँ पे घटना करने के लिए 3 व्यक्ति आते हैं वैगनर गाड़ी से।
उसके बाद में महिला वहां पे घर पे अंदर घुसे, महिला को बंधक बना के 45 लाख रुपया इनके द्वारा लूटा गया था। कारण इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये आपस में, इनके रिश्तेदारों में इनके आपस में संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। जो निक्की की जो सिस्टर इन लॉ है, उनके द्वारा बार बार ताने भी मारे जाते थे, तो परिवार में कलेश ही था। उसी के चक्कर में इन लोगों ने ये पूरी रणनीति के चलते यहाँ पे ये लूट की घटना कारित की है। तो इसमें पूरी टीम का अच्छा काम रहा है। इसमें थाना पुलिस, एसओजी, सर्विलांस, हमारे सीओ साहब, एडिशनल साहब, सबने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हुए ये पूरी रिकवरी कराई है। इसमें पूरी टीम को 20,000 रुपए इनाम दिया जाए। लुटेरे कितने गिरफ्तार हुए सर? इसमें अभी एक कुलदीप शर्मा है और एक निक्की त्यागी, जो मेन अपराधी हैं, हमारे गिरफ्तार किए जा चुके हैं जी। 2 अभी और शेष हैं। बाकी अन्य पूछताछ में और जो नाम सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जो बाकी जो फरार लुटेरों का उन पर कोई इनाम घोषित कर दिया गया है? नहीं, अभी वर्तमान में नहीं किया गया अभी, लेकिन उनके एनबीडब्ल्यू वगैरह लिए जाएंगे। अच्छा, तो कोई रिवार्ड दिया गया है? ये 20,000 जो रुपया है पूरी टीम को इनाम दिया। मुरादाबाद जनपद की कटघर थाना क्षेत्र स्थित गुलाबबाड़ी में उस समय हड़कंप मचा जब एक महिला ने ट्रेन के आगे आकर कूदकर अपनी जान दे दी, जिससे शव 2 भागों में बट गया। रोडवेज बस से महिला मुरादाबाद आई थी। उसके पर्स में मिले मोबाइल नंबर से शव की शिनाख्त हो सकी। सूचना पाकर परिवार के लोग बिजनौर पहुंचे। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जाँच करने में जुटी है। ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाली महिला सरिता पत्नी कृष्णा वर्मा बिजनौर के नूरपुर की निवासी थी और उसका मायका मुरादाबाद के बरबालान इलाके का है। करीब 30 साल पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे एक बेटा आयुष वर्मा है। मृतका के भाई सुनील वर्मा ने बताया कि दोपहर के समय भांजे आयुष का फोन आया। उसने बताया कि उसके पास आई कॉल पर पुलिस ने बताया है कि उसकी मां की गुलाबबाड़ी ट्रेन में कटकर मौत हो गई है। वो सुबह सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी। मौके पर पहुंचे तो बहन का शव क्षत विक्षत अवस्था में पाया गया। कुछ देर बाद बहनोई और परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे और पर्स से रोडवेज बस का टिकट बरामद हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्रीमती गीता पांडे। ये इंदिरा कॉलोनी है। पे एक महिला कट गई थी, जिसमें उसके शरीर पे मतलब बहुत बुरी तरीके से कटी थी। कुछ महिलाओं ने मिलकर उसके शरीर पे, तन पे कपड़े डाले हैं और फिर पुलिस को खबर करी। यहाँ पे पुलिस भी आई है, मदद कर रही है। तो नहीं पता कहाँ की है, ये बोल रहे हैं कि नूरपुर की है। ये बस से उतरी थी। श्रीमती गीता पांडे। ये इंदिरा कॉलोनी। झांसी में तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 6 साल के बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चों के दादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जहां युवक की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही सर्किल क्षेत्र की पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश में भले ही सत्ता और सरकार चलाने का निजाम बदल गया हो, लेकिन प्रदेश में अपराधियों के अपराध का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ताजा मामला गोंडा जिले के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरखापुर गांव का है, जहां आपसी रंजिश को लेकर बदमाशों ने गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए घायल युवक को रेफर किया, जहाँ घायल युवक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दरअसल घायल के परिजनों ने बताया कि चंद्रकांत दुबे खेत से घर की ओर आ रहा था, तभी गांव के कुछ बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया। देखिए, थाना कोतवाली देहात में एक सूचना प्राप्त हुई है कि 2 व्यक्ति जो कि आजीवन कारावास होने के बाद बेल लेकर छूटकर आए हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने के लिए सूचना मिली है कि उसको गोली मार दी है किसी ने। इसमें गनशॉट इंजरी एक हुई है। अभी अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एकदम स्टेबल है। चूंकि घटना में पूर्व जिनको आरोपित बनाया जा रहा है वो वही वादी लोग हैं जिनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पक्ष के लोग हैं और जिस पर आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और कुछ परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे मिल रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही घटना की सत्यता के बारे में बता पाएंगे। अभी
वर्तमान रूप से वर्तमान स्थिति में यह घटना थोड़ी संदिग्ध प्रतीत हो रही है 2-3 कारणों की वजह से। और फील्ड यूनिट द्वारा, सर्विलांस द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और भी एनालिसिस हमारे द्वारा की जा रही है। हम लोग मेरिट के आधार पर इसमें पूरी तरह से घटना की पूरी पता करके उसके बाद मेरिट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। पूरे बात बता दें। मेरा भतीजा जो है बांध भदैया में ट्रैक्टर भूसा बना रहा था, वहीं पर हम भी थे। हमारा भाई डीजल लेकर ट्रैक्टर में छोड़ने के लिए गया था और वो आगे चला, तेल देकर वो आगे आया और हम उसके पीछे पीछे आए। इतने में हमारे गांव के ही लोग अजय प्रताप, वीरेंद्र कुमार और राजू पुत्रगण अमरनाथ व रामचंद्र, सतीश चंद्र और पवन कुमार पुत्रगण राजमन, ये लोग एक राय होकर मेरे भाई को घेर लिए और राम किशोर पुत्र केदारनाथ तथा आशीष पुत्र राम किशोर, इन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया और कृष्ण प्रसाद उर्फ ननगोड़े, जिनसे हमारी पुरानी रंजिश चली आ रही है, उन्होंने मेरे भाई के सीने पर कट्टे से फायर करके जान से मारने की नीयत से फायर किया और हमारे भाई वहीं मौके पर गिर पड़े खून से लथपथ। और ये लोग ललकारते हुए, धमकी देते हुए कि अभी साले दौड़ोगे तो मार देंगे, भाग गए। नहीं, जो गोली मारी गई है जी, कहाँ पे लगी है गोली? गोली सीने पर लगी है बाएं तरफ। क्या स्थिति है जिनको गोली लगी? जी, वो खून से लथपथ हैं और अंतिम सांस ले रहे हैं। देखिए, यूपी में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लग गई है, जिसके बाद प्रशासन अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं महाराजगंज नगर निकाय के मतदान होने हैं, जिसको लेकर शहर से लगाकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में एसपी मतदान स्थलों के निरीक्षण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा का भी निरीक्षण करने पहुंचे और नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें, नेपाल भारत बॉर्डर से सोनोली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4,40,000 इंडियन करेंसी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद घटना स्थल पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बता दें, पुलिस नेपाल बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध चीजों के आने जाने पर निगरानी कर रही है। इसके साथ ही भारत नेपाल की सीमा पर दोनों देशों के द्वारा चौकसी बरती जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों में एक्टिव की गई और उसके अंतर्गत जो है सोनौली थाना अंतर्गत लगभग 4 लाख से ऊपर की रिकवरी की गई। इसके स्रोत की और इसके कारणों की, आखिर किन कारणों से कैश का मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी जानकारी की जा रही है और एफएसटी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग, इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से भी इसकी कार्रवाई। शाहजहांपुर में नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों, नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया और जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के विषय में जानकारी देने के लिए अपर जिलाधिकारी और कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा 9 अप्रैल 2023 को निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि एफएसटी टीमों का गठन करते हुए नियमित रूप से चेकिंग कराई जा रही है और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।